आदरणीय चेयर पर बैठे चेयरमैन साहब, भ्रष्टाचार की तरह इधर उधर घूम रहे श्रोताओं, गद्दी पे धरे गद्दी के गद्दारों, आपके चरणों में मेरा प्रणाम। मैं बहुत सीधा साधा कवि हूँ, गांव से निकला हूँ, गांव का कवि हूँ, 5वीं पास कवि हूँ। ये सच बता रहा हूँ साहब। ये जितने कवि हैं विद्वान कवि हैं, कोई डॉक्टर है, कोई हेडमास्टर है, पढ़े लिखे विद्वान हैं, डिग्री प्राप्त करके कर तो कपताई रहे, कोई तीर तो मान नालियों बाकाम में मैं 5वीं पास कर रहा हूँ। दूसरी बात और बता रहा हूँ, मैं बैठा था चेतना जी की बगल में, शत्रु जी पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या कह रहे हैं, मैं हकीकत किसी का उधार नहीं छोड़ता हूँ। इनके घर में जितनी इनकी औकात है उसका मुझको पता है, क्योंकि मैं 40 साल से इसी काम में हूँ। हम कवियों का साहब आना जाना होता है। एक दिन मैं इनके घर पहुँच गया, मुझे पता नहीं था कि इनके घर में गृह युद्ध चल रहा है। एक सप्ताह से इनकी धर्मपत्नी इनसे बात नहीं कर रही थी। मैं अचानक इनके घर पहुँच गया। इन्होंने कहा भाई भरतपुर जिले से बाबूलाल डीगी आए, घर बारी बात नहीं करती, अब मेरी इज्जत कैसे रहे। मैं साहब इनके घर पहुंचा, इन्होंने मेरा सम्मान किया। परेशानी थी पानी की, तो इन्होंने आवाज़ अपनी धर्मपत्नी को लगाई कि डीगी आज आए, शायद आज हमारी इनकी बातचीत हो जाए। अरे वो बाबूलाल डीगी आए, जरा इनको पानी लाना। तो घरवाली गुस्से में थी, वो बोली बोल पानी बू रखो घड़ा में। अरे बोल घड़ा कहाँ है, बुद्धि से काम ले आओ। अरे बोल घड़ा कहाँ है, क्या रसोईया में। अरे बोल रसोईया कहाँ है, क्या घर में। अरे बोल घर कहाँ है, क्या गांव में। अरे बोल गांव कहाँ है, क्या पंचायत में। बोल पंचायत कहाँ है, क्या तहसील में। बोल तहसील कहाँ है, क्या जिले में। अरे बोले जिलों कहाँ है, क्या प्रांत में। बोल प्रांत कहाँ है, क्या भारत में। बोल भारत कहाँ है, क्या एशिया में। अरे बोले एशिया कहाँ है, क्या संसार में। बोल संसार कहाँ है, क्या पानी में। बोल पानी कहाँ है, क्या बूढ़े के घड़ा में लादर पे बाद है। ये साहब की औकात। बहुत वाह, मैं इसकी आवाज भी बढ़ा दो थोड़ी। कह रहा हूँ बिल्कुल सीधा साधा कवि हूँ। ये सब कवि पढ़े लिखे हैं। आज सुबह जब मैं मेरे घर से चला तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूँ। बोल ठीक है चले जाना, थोड़ा सा डिनर कर जाना। अरे मैंने कहा पगली डिनर तो शाम के भोजन को कहते हैं। घरवाली बोली शाम को इधर या तो है ही, और खासकर आपके लिए रखा है। मैंने कहा क्यों। बोल रात इसमें कुत्ता मुँह देगा, मुझे फेंकना पड़ता है, इसलिए आप डिनर ही कर जाओ। भाई साहब मैं वेयर बस अड्डे पर आया, कंडक्टर बुरी तरह चिल्ला रहा, बाबा कहाँ जाएगा, बाबा कहाँ जाएगा। मैंने गुस्से में कह दिया स्वर्ग जाऊंगा, ले चलेगा क्या। ड्राइवर बोलो बोल बाबा आ मेरे पहिया के नीचे, तो आज ही स्वर्ग पहुँचा दूँ। मैंने कहा ड्राइवर तेरे 64 दांतों को तोड़ दूंगा। कंडक्टर बोलो बुड्ढे क्यों झूठ बोलता है, कहाँ है इसके 64 दांत। मैंने कहा मुझे पता है, बीच में तू भी तो बोलेगा, तो 32 तेरे और 32 इसके। मुझे पता नहीं था साहब से। हमारे भाई साहब शत्रु जी उसी बस में बैठे थे। भाई साहब मैं बस में बैठ चढ़ा, पैर से विकलांग था, मैंने अनजान थे जब तक। मैंने कहा भाई साहब हमें बैठ जाने। मेरे से बोले बाबा आगे जा। एक से कहा मैं भाई साहब हमें बैठ जा। बोल बाबा पीछे जा। भाई साहब आगे जा पीछे जा। 15 मिनट तक किसी ने मुझे बैठने को जगह नहीं दी। ड्राइवर बहुत अच्छा था, जाने कब से मेरे को देख रहा, और बोले बाबा क्यों होते हो परेशान, आओ मेरा बोनट खाली है, मैं बोनट पर बैठ जाओ। भाई साहब मैं ड्राइवर के पास बोनट पर बैठ गया। 5 किलोमीटर बस चली, रुकी। कारोई पैंट, कारी बुरसट, कारी चश्मा, देखने में सचमुच ऐसी लग रही थी करिश्मा। भाई साहब बस में चढ़ी, 1 मिनट खड़ी हुई। शत्रु जी बोले मैडम आप कब तक खड़ी होगी। लो मैं खड़ा होता हूँ, आप बैठ जाओ। बोले नहीं 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 आप तो बैठे रहिए। भाई साहब सच बताऊं वो किसी के पास नहीं बैठी, और धीरे धीरे आके मेरे पास बोनट पर बैठ गए। ये सब किस्मत के खेल होता है शत्रु जी। चेतना जी मेरी किस्मत के खेल था जो मेरे पास बैठी। आप तो अपने नसीबों को फोरो क्या रखा है। अब आपको देख कर लग रहा है आप साहब भुसावर बस अड्डे कहाँ नष्ट हुई है। भुसावर बस अड्डे पर आया भाई साहब, एक भिखारी आया मेरे से, बोला बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है। बोल 2 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा। बोल चाय पीऊंगा। अरे मेरी कम्मा का चाय 2 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है, अगर लेता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी जाकी जैसी हैसियत हुए हम बापे ऐसे ही पैसा मांगे। बहुत अच्छा। मैंने कहा भैया ठीक है मेरी हैसियत ऐसी है। तो शत्रु जी मेरे बगल में थे, मैंने भिखारी से कहा भाई साहब इनसे ले। तो शत्रु जी को भिखारी ने ऊपर देखा नीचे देखा,
और फिर हाथ जोड़ के मेरे से बोला बाबूजी। मैंने के बोल क्या बात है? बोले ये खुदा ही भिखारी सो लग रहा है, हमको कहा देगो। भाई साहब भरतपुर बस अड्डे पाया, एक भिखारी और मिला मेरे से बाबूजी बाबूजी। मैंने बोल क्या बात है? बोल 10 रुपये दे दो। मैंने क्या करेगा? बोल चाय पीऊंगा। अरे मैंने कि चाय 10 रुपये की आती है, चाय तो 5 रुपये की आती है। अगर मांगता तो मेरे से 5 रुपये मांगता। भाई साहब भिखारी का जवाब देखिए। भिखारी बोला बाबूजी 5 रुपये की मैं पीऊंगा, 5 रुपये की मेरी प्रेम काऊ तो पिएगी। अरे मैंने कि तू भिखारी होकर के प्रेम का रखता है? बोले भाई के चक्कर में तो भिखारी बनो ने, तेरी तरह मैं महलन में ही रह रहा हूँ। और भाई साहब जब मथुरा में आया तो एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और मेरे से बोला अंकल अंकल। मैंने कहा हाँ बेटा बोल। पीछे से 2 आंटी आवाज़ लगा रही हैं। भाई साहब पीछे मुड़ के देखा तो सच में 2 औरतें मेरे पीछे पीछे दौड़ी। यार मैं खड़ा हो गया। मेरे से आकर बोली बाबा तेरे फोटो दे जा। अब आप सोचिए मेरा फोटो औरत मांगे। आखिर मैंने कहा बेटा तुम मेरा फोटो ले जाकर क्या करेंगे? बोल बाबा रात को हमारे बच्चे रोते हैं, तेरा फोटो दिखाएंगे, रो मतों नहीं हुआ। और भाई साहब जब मैं ठीक आपके यहाँ बाजने में आया तो मुझे किसी ने नज़र उठा करके नहीं देखा, एक डॉक्टर साहब ने जरूर देखा। और डॉक्टर साहब बोले भाई साहब कहाँ के हो? मैंने कहा राजस्थान का। कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा साहब मैं यहाँ कब सम्मेलन में आया हूँ, आप कभी हो? मैंने कहा बोला आप कैसे कभी हो, आप तो बीमार हैं। मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार नहीं हूँ। बोलो मैं डॉक्टर हूँ मेरा विश्वास करो। अरे मैं डॉक्टर साहब मैं बीमार। अरे बोल मैं डॉक्टर हूँ मेरा विश्वास करो, आप में खून नहीं है, आप खून चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब खून ही ना है तो चेक क्या कराऊँ? अरे वो ब्लड प्रेशर चेक करा लो। मैं डॉक्टर साहब जब ब्लड ही नहीं है तो प्रेशर कहाँ से होगा? और मैं डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर के बारे में खूब जानता हूँ। जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था मेरा ब्लड हाई था, इंटर किया तो मध्यम रह गया, और जिस दिन से डॉक्टर साहब घरबारी आई है वह दिन से लो चल रहा है। बहुत अच्छे। फिर भी वाह। डॉक्टर साहब ने सिरंज लगाई। भाई साहब 15 मिनट बाद डॉक्टर ने के पसीना सिरंज को तोड़ते हुए मेरे ने कहा डॉक्टर साहब क्या हुआ? बोले खून ही नहीं मिला है। मैंने डॉक्टर की सिरंज को तोड़ा और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके बजाय तो हिंदुस्तान के मच्छर अच्छे हैं, जहाँ मुझे काटते हैं वो तुरंत खून निकाल लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। वाह अच्छी बात थी, आपकी तालियां कमजोर थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर यहाँ कोई डॉक्टर हो तो। मैं इन डॉक्टरों के बारे में रचना नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं जयपुर के उस अस्पताल की एक छोटी सी रचना पढ़ रहा हूँ कि मरीज का दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। मरीज का हाँ दाहिना पैर कटना था, डॉक्टर साहब ने बायां पैर काट दिया। कि एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, एक मरीज की अंतिम चल रही थी घड़ी, ये डॉक्टरों की भीड़ घेरे खड़ी। तो डॉक्टर साहब मरीज से बोले भैया तेरी अंतिम इच्छा वो तो बता जा। मरीज बोला डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। मरीज बोला बोल डॉक्टर साहब मेरी अंतिम यही इच्छा कि मेरी जगह तू मर जा। तो डॉक्टर साहब हो गए नाराज। मरीज बोला हजूर आप क्यों होते हो नाराज, मेरी विनती पे दीजिए ध्यान, आप तो इस कलयुग के साक्षात भगवान। डॉक्टर बोला कैसे? मरीज बोला ऐसे कि चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, चौराहे पर हुई हत्या को आप आत्महत्या में लिख सकते हैं, और दाहिने पैर की जगह आप बाएं पैर को काट सकते हैं। तो क्या डॉक्टर साहब मेरी जगह आप नहीं मर सकते हैं? क्या मेरी जगह आप नहीं मर? वाह। वैसे हमारे शबरत जी बहुत बड़े कवि हैं, और वैसे हम उम्र के दोनों लगभग एक से ही हैं। मेरा इनका सौभाग्य था एक इंटरव्यू देने, हम दोनों भाइयों को दिल्ली बुलाया। वहाँ इंटरव्यू अधिकारी ने सबसे पहले मेरे नाम की आवाज़ लगाई। बोल कोई बाबूलाल डीगिया है? मैंने कहा सर मैं हूँ। बोले जाओ इंटरव्यू दे आओ। भाई साहब मैं अंदर आया। अधिकारी जी ने एक प्रश्न पूछा मेरे से कि भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री का नाम। मैंने कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बोले पृथ्वी कैसी है? मैंने कहा साहब गोल है, चपटी है, खोज जारी है। ये अपना भारत आज़ाद कब हुआ? मैंने कहा साहब 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। बोल ठीक है बेटा तू नौकरी लायक योग्य है। मैं बाहर आया, सबरत जी बोले डिगिया जी क्या क्या? मैं जल्दी में प्रश्नों का उत्तर बताया। मैं पहले का नाम है प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे का गोल है, चपटी है, खोज जारी है, और तीसरे का उत्तर 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। मैं बाहर आया साहब, सबरत जी को आवाज़ मिली कि भाई सबरत मुर्सानी है? बोल जी हाँ। बोल इंटरव्यू दिया। ये अंदर गए, वहाँ अधिकारी ने प्रश्न ही बदल दिए। बोल भाई साहब आपका नाम? ये बोले पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे बोल तेरी बुद्धि कैसी है? बोल गोल है, चपटी है, खोज जारी है। बहुत अच्छे। वाह। अरे बोल तुम पैदा कब हुए? बोल 1857 से प्रयास किए गए, 1947 में सफलता मिली। ऐसे सबरत जी आपके यहाँ विराजमान हैं।
तो साहब मेरा भी सौभाग्य एक नौकरी हेतु कॉल लेटर आया। मैं फूला नहीं समाया, खुद पढ़ा, मित्रों को पढ़वाया, 7 तारीख को इंटरव्यू के लिए बुलाया। जिस दिन 7 तारीख आई, साइकिल उठाई, दफ्तर आए, 5 अधिकारी बैठे पाए। वहाँ के चपरासी ने आवाज़ लगाई, बोल कोई डिगिया है भाई? मैंने कहा भैया डिगिया तो मैं हूँ। बोल अंदर जाओ, इंटरव्यू दे आओ। अंदर आए, अधिकारी जी को शीश नवाया। अधिकारी जी ने एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा भूगोल पढ़ी है? मैंने कहा जी पढ़ी है, खूब पढ़ी है, और 8 में तो 4 साल पढ़ी है। भूगोल पढ़ी है, खूब पढ़ी है, 8 में तो 4 साल पढ़ी है। तो बोल बताओ वनों से हमें क्या लाभ होते हैं? मैंने कहा हजूर वनों से हमें बहुत लाभ होते हैं, वन हमारे बहुत काम आते हैं। चोरी डकैती अपहरण और बलात्कार करके वनों में ही तो छिप जाते हैं। वन हमारे बहुत काम आते हैं। चोरी डकैती अपना बलात्कार करके वनों में छिप जाते हैं और पुलिस की धरपकड़ से बच जाते हैं, तो वीरपन का चलाई वीरपन के बाप बन जाते हैं। हजूर वन हमारे बहुत काम आते हैं, वन हमारे बहुत काम। वाह। दूसरे अधिकारी ने बुलाया, उसने भी एक प्रश्न मेरी तरफ सरकाया, बोल बेटा हिंदी के बारे में जानते हैं? अरे मैंने कहा सर हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते हैं, हिंदी के बारे में खूब जानते हैं। तो बोल बताओ ये गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? गंगा कहाँ से आती है और कहाँ तक जाती है? मैंने कहा सर गंगा शर्मा जी के घर से आती है और ब्रह्मा जी के घर तक जाती है। गंगा शर्मा जी के घर से आती है और ब्रह्मा जी के घर तक जाती है। शाम को मैला बदन और गीले कपड़े वापस शर्मा जी के घर पहुंच जाती है। अरे बोल तू किस गंगा की बात कर रहा है? मैं उस गंगा की बात कर रहा हूँ जो हिमालय पर्वत से निकल बंगाल की खाड़ी में गिरती है, दिन भर पापियों का पाप धोती है। मैंने कहा हाँ हजूर वो गंगा पापियों का पाप धोती होगी, पर ये गंगा जब सुबह सुबह शर्मा जी के घर से वर्मा जी के घर तक आती है तो दिन भर झूठे बर्तन और मैले कपड़े इस पेट की खातिर धोती है। वो पापियों का पाप धोती है, वो इस पेट की खातिर झूठे बर्तन। एक छोटा सा व्यंग आपकी सेवा में और स्वागत स्वागत। कि सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। सुबह सुबह का वक्त मस्जिद की अजान और मंदिर की झालर कितनी लगती है प्यारी। और चाय का प्याला लेके मेरे चारपाई के पास खड़ी घरवारी बोली अजी सुनते हो? अरे मैं इनके सुन रहा हूँ, बहरा नहीं हूँ, बोल क्या कहना है कह दीजिए। बोल मैं कब की खड़ी हूँ, लो चाय पी लीजिए। मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, राम रहीम का नाम लेने दीजिए, इस चाय को 10 मिनट बाद दीजिए। तो गुस्से में बोली कि 10 मिनट में तो ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में। बहुत अच्छे, क्या बात है। मैंने कहा कम वक्त तेरी उम्र 60 साल की है गई, तू अब तक ठंडी ना है पाई तो का चाय 10 मिनट में ठंडी है जाएगी। भाई साहब इतनी कहने पर गुस्से में तेज कमरे से बाहर आके बड़े जोर से रोने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान मेरी ये कर दी है, आगे आपकी मर्जी है, मेरा एक थोड़ा सा काम कर दीजिए, इस संसार से मेरे पति बाबूलाल डेगिया को उठा लीजिए और मुझे विधवा बना दीजिए। देखिए साहब इतनी सुनने पर अपन भी गुस्से में तेज बैग उठाया कमरे से बाहर। घरवारी बोली कहाँ जा रहे हो भरतार? मैंने कहा आत्महत्या करने। अरे बोला आत्महत्या करनी है तो जल्दी कर लीजिए, ये भी आपके हित में होगा, और 4 दिन पीछे मरा था तेरा दाह संस्कार नहीं होगा। मैं बोला कैसे? घरवारी बोली ऐसे कि मैं देख रही हूँ पर्यावरण का सीजन, और जब खाने पकाने को नहीं तो तुझे जलाने को कहाँ से लाऊंगी, ईंधन तुझे जलाने को कहाँ से लाऊं। मैंने कहा तू मेरे ईंधन की फिक्र मत कर, तेरा ध्यान किधर मैं समझाता हूँ, आओ उधर। ठीक मेरे मरने के बाद शमशान घाट जाना और 5 हीटर रख के चली आना, बेटे को समझाना बेटे जाना बटन दबाना और पापा को जला के घर चले आना। बोल ठीक है तेरे मरने के बाद शमशान घाट जाऊंगी, 5 हीटर रख के आऊंगी, बेटे को समझाऊंगी, बेटा जाएगा बटन दबाएगा और तुझे जला के घर चला आएगा। पर तू एक बात बता, जलने के बाद पता नहीं स्वर्ग या नरक जाएगा, पर इस महंगाई में जो 5-5 हीटरों का बिल आएगा उसे का तेरा बाप चुकाएगा, उसे का तेरा बाप। क्या बात। लिस्ट लंबी है, एक छोटा सा व्यंग। स्वागत। देखो साहब एक कप सम्मेलन सुनने मेरी धर्मपत्नी आई और हमारे अज्ञात जी ने भारत महान के ऊपर रचना सुनाई। उस कविता से सुन करके और आकर के मेरे से कहा बोल देख आप जहाँ कप सम्मेलन में जाएंगे वहाँ केवल भारत महान के गीत गाएंगे। हम आए साहब तो वहाँ आयोजक जी ने यही कहा बोल डिगिया जी एक बात निभानी पड़ेगी और आप तो तुमको भारत महान के ऊपर रचना सुनानी पड़ेगी। अब 2 पाटन के बीच में लाले पड़ गए जान के, और आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के सांच को तो आँच यहाँ और झूठान को कलाकंद।
सांच को तो आँच यहाँ, झूठान को कलाकंद, और चमतान को ताज गुंडे डोले सीना तान के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के। आहा आहा, क्या बात है। कि देश का लिबास छोड़, देश का लिबास छोड़ अपना रहे विदेश को, और भारतीय संस्कृति रोवे बापू तेरे देश को। कि सुहागन के हाथ लागे जैसे काऊ राण के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के। आहा आहा, कि सिर पर दुपट्टा अब धारनाएं गोरियां, सिर पर दुपट्टा अब धारनाएं गोरियां, और पैंट बुरसट पहन सड़क पे ढोलें रोज छोरियां। नखरे अलग बन की शान के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के। कि राम के भगत बने, राम के भगत बने ठेकेदार राम के, और मंदिर में बलात्कार पुजारी करें राम के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के। वाह। कि खाद को तो राब खागो सुखराम खागो टाट को, खाद को तो राब खागो सुखराम खागो, खाद को तो राब खागो सुखराम खागो टाट को, और गाय भूखी मर गई जो लालू खागो घास को। मौज मारे गुल छर्रे उड़ाए देखो तमाशे बिहारी जवान के। आप ही बताओ ताऊ कैसे गाऊं गीत भारत महान के। बहुत अच्छे। आहा। और साहब मेरे चेयरमैन साहब वो कह गए किसान के ऊपर एक बिल्कुल लाइन है बस, बिल्कुल। इसके पढ़ने के बाद मेरे बाद एक एक कवि आएंगे, ये सब गुजर जाएंगे, मैं बैठ जाऊंगा। 4 पंक्ति मेरे देश के प्रजातंत्र के स्वामी के नाम। कि तेरे अरमानों की हवेली डह जाएगी, तेरे अरमानों की हवेली ढह जाए। डह जाएगी, और या तो इन किसानन की मांगे पूरी कर दे, नहीं कुर्सी तक हिल जाएगी, कुर्सी तक हिल जाएगी। वाह।